सभी को गुड मॉर्निंग। कामर इस हॉल में वापस आना वाकई अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि कल सभी का दिन अच्छा बीता हो और आज का आनंद ले रहे हों। जिनसन वोंग का परिचय कराना मेरे लिए वास्तव में खुशी की बात है, जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं, जिन्हें मैंने देखा है और जो प्रौद्योगिकी और एआई के बारे में सीखने की मेरी यात्रा में मेरे शिक्षक रहे हैं। यह देखकर अद्भुत लगता है कि उन्होंने एनवीडिया का नेतृत्व कैसे किया। और मैं खुद की तुलना से नहीं आंकता, लेकिन मुझे यह एक तुलना पसंद है। चूंकि एनवीडिया सार्वजनिक हुआ जो 1999 में हुआ, वही साल ब्लैक रॉक का भी था। अरे बाप रे, ठीक है। नहीं, एनवीडिया ने अपने शेयर धारकों के लिए कुल रिटर्न, यह चक्रवृद्धि 37% रहा है। बस इसके बारे में सोचिए, अगर हर पेंशन फंड ने आईपीओ के रूप में एनवीडिया में निवेश किया होता तो इसका क्या मतलब होता। हमारे पास हर किसी की रिटायरमेंट के साथ सफलता की कितनी मात्रा होती। उसी समय ब्लैक रॉक का वार्षिक कुल रिटर्न 21% रहा है। एक वित्तीय सेवा कंपनी के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से फीका पड़ जाता है। और तो लेकिन यह वास्तव में जिनसन के नेतृत्व, एनवीडिया की स्थिति का एक बहुत अच्छा संकेत है। और यह इस बारे में भी एक बेहतरीन बयान है कि दुनिया एनवीडिया के भविष्य में क्या विश्वास करती है। तो जिनसन, उस यात्रा के लिए बधाई। और मुझे पता है कि हमारे सामने उस यात्रा के और भी कई साल हैं। धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूं। मेरी एकमात्र पछतावा यह था कि आईपीओ के समय, आईपीओ के बाद, मैं अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा खरीदना चाहता था और इसलिए मैंने $30 करोड़ के मूल्यांकन पर एनवीडिया का स्टॉक बेच दिया। कंपनी का मूल्यांकन $30 करोड़ था और मैंने उनके लिए एक मर्सिडीज एस क्लास खरीदी। यह दुनिया की सबसे महंगी कार है। उन्हें इसका पछतावा है। वे अभी भी उसे रखते हैं। ओह जरूर, हाँ, वे अभी भी उसे रखते हैं। अच्छा, अब मुझे मुख्य विषय पर आने दीजिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं, एआई पर बहस इस बारे में है कि यह दुनिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे बदलने वाला है। आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि एआई विश्व अर्थव्यवस्था में कैसे जुड़ सकता है और एआई कैसे तेजी से एक मूलभूत प्रौद्योगिकी बन सकता है जिसका उपयोग इस कमरे में मौजूद हर कोई कर सकता है, हमारे जीवन को बढ़ा सकता है, दुनिया में हर किसी के जीवन को बढ़ा सकता है। और हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत है कि यह उत्पादकता, श्रम, बुनियादी ढांचे को लगभग हर दूसरे क्षेत्र में कैसे पुनर्गठित करने वाला है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से यह दुनिया को कैसे पुनर्गठित करने वाला है और दुनिया के अधिक हिस्से एआई से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। और हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे पास वैश्विक अर्थव्यवस्था का विस्तार हो, न कि संकुचन। और मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जिसके पास न सिर्फ यह दृष्टि हो कि एआई क्या है, बल्कि उसके आसपास का बुनियादी ढांचा भी क्या है, उसके चारों ओर निर्माण करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा। और क्योंकि इतने सारे प्रमुख हाइपर स्केलर एनवीडिया द्वारा निर्मित चीजों का उपयोग करते हैं और एआई के आसपास के बुनियादी ढांचे के आसपास की पूरी सगाई, एआई की संभावना, मुझे लगता है कि आज दोपहर या सुबह हमारे पास सुनने के लिए एक बेहतरीन आवाज है। तो जेनसन, एक बार फिर धन्यवाद। यह दावोस में वर्ल्ड एकेडमिक फोरम में उनकी पहली बार है और मुझे पता है आपका कार्यक्रम वाकई व्यस्त है, इसलिए उस समय के लिए धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूं। तो मुझे सीधे इस पर आने दीजिए। आपका मानना है कि एआई में इतने महत्वपूर्ण विकास इंजन बनने की क्षमता क्यों है और यह क्षण इस प्रौद्योगिकी को पिछले प्रौद्योगिकी चक्रों से अलग क्या बनाता है? हाँ, यह सबसे पहले जब आप एआई के बारे में सोचते हैं और आप एआई के साथ इन सभी अलग अलग तरीकों से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, चैट ऑफ कोर्स जेमिनी का उपयोग कर रहे होते हैं, एंथ्रोपिक क्लॉड का उपयोग कर रहे होते हैं, और वे जादुई चीजें जो यह कर सकता है, यह कंप्यूटिंग स्टैक के मूलभूत सिद्धांतों पर वापस जाकर तर्क करने में मददगार है कि आखिर हो क्या रहा है। यह एक प्लेटफॉर्म शिफ्ट है। एक प्लेटफॉर्म वह है जिस पर एप्लीकेशन बनाए जाते हैं और यह पीसी की ओर प्लेटफॉर्म शिफ्ट जैसी ही एक प्लेटफॉर्म शिफ्ट है। नई एप्लीकेशन एक नए प्रकार के कंप्यूटर पर चलाने के लिए विकसित की गई। इंटरनेट की ओर एक प्लेटफॉर्म शिफ्ट, एक नए प्रकार की कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ने सभी प्रकार की नई एप्लीकेशन होस्ट की। मोबाइल क्लाउड की ओर एक प्लेटफॉर्म शिफ्ट, इनमें से हर एक प्लेटफॉर्म शिफ्ट में कंप्यूटिंग स्टैक का पुनर्निर्माण किया गया और नई एप्लीकेशन बनाई गई। इस अर्थ में यह एक नई प्लेटफॉर्म शिफ्ट है
कि आज आप ChatGPT का उपयोग कर रहे हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह स्वयं एक एप्लीकेशन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रूप से ChatGPT के ऊपर नई एप्लीकेशन बनाई जाएंगी। उदाहरण के लिए, नई एप्लीकेशन एंथ्रोपिक क्लाउड के ऊपर बनाई जाएंगी, और इसलिए इस तरह से यह एक प्लेटफॉर्म शिफ्ट है। एआई को समझना वास्तव में आसान है अगर आप यह महसूस करें कि यह वह क्या कर सकता है जो आप पहले कभी कर सकते थे। अतीत में सॉफ्टवेयर प्रभावी रूप से पूर्व रिकॉर्डेड था। मनुष्य टाइप करते थे और एल्गोरिदम या कंप्यूटर को निष्पादित करने के लिए नुस्खा का वर्णन करते थे। यह संरचित जानकारी को संसाधित करने में सक्षम था, मतलब आपको नाम, पता, आप जानते हैं, उनका खाता नंबर, उनकी उम्र, जहां वे रहते हैं, डालना होगा। आप इन संरचित तालिकाओं को बनाते हैं जिनसे सॉफ्टवेयर जानकारी प्राप्त करता था। हम इसे एसक्यूएल क्वेरी कहते हैं। एसक्यूएल दुनिया का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण डेटाबेस इंजन है। अब से पहले लगभग हर चीज एसक्यूएल पर चलती थी। अब हमारे पास एक कंप्यूटर है जो असंरचित जानकारी को समझ सकता है, मतलब यह एक छवि को देख सकता है और समझ सकता है, यह पाठ को देख सकता है और समझ सकता है। यह पूरी तरह से असंरचित है। यह ध्वनि सुन सकता है और उसे समझ सकता है, उसके अर्थ को समझ सकता है, उसकी संरचना को समझ सकता है, और इसके बारे में क्या करना है इस पर तर्क कर सकता है। और इसलिए पहली बार अब हमारे पास एक कंप्यूटर है जो पूर्व रिकॉर्डेड नहीं है, बल्कि यह रियल टाइम में प्रोसेस होता है, मतलब कि यह परिस्थिति के संदर्भ को लेने में सक्षम है, चाहे वह पर्यावरणीय जानकारी हो या संदर्भगत जानकारी, और आप जो भी जानकारी देते हैं यह इस बात पर तर्क कर सकता है कि उस जानकारी का क्या अर्थ है, और आपके इरादे के बारे में तर्क कर सकता है जिसे वास्तव में असंरचित तरीके से वर्णित किया जा सकता है। हम इसे जैसे चाहें वैसे वर्णित करें, हम इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। लेकिन आप इसे जैसे चाहें वैसे वर्णित करें, और जहां तक यह आपके इरादे को समझ सकता है, यह आपके लिए एक कार्य कर सकता है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि हम उस पूरे कंप्यूटिंग स्टैक का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, सवाल यह है कि एआई क्या है। आपसे पूछा जाता है, जब आप एआई के बारे में सोचते हैं तो आप एआई मॉडल के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक रूप से एआई वास्तव में अनिवार्य रूप से 5 परतों वाला केक है। सबसे नीचे ऊर्जा एआई है, क्योंकि यह रियल टाइम में प्रोसेस होता है और यह रियल टाइम में इंटेलिजेंस जनरेट करता है। ऐसा करने के लिए इसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा पहली परत है। दूसरी परत वह परत है जिसमें मैं रहता हूं, यह चिप्स है। चिप्स और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके ऊपर की अगली परत क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लाउड सेवाएं। उसके ऊपर की परत एआई मॉडल है। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एआई है, लेकिन यह मत भूलिए कि उन मॉडल के होने के लिए आपको उसके नीचे की सभी परतें होनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परत, और यह वह परत है जो अभी हो रही है। पिछले साल एआई के लिए वास्तव में एक अविश्वसनीय वर्ष था। इसका कारण यह है कि एआई मॉडल ने इतनी प्रगति की कि उसके ऊपर की परत जो अंततः वह परत है जिसे हमें सफल होने के लिए उसके ऊपर की एप्लीकेशन परत की आवश्यकता है। और इसलिए यह एप्लीकेशन परत वित्तीय सेवाओं में हो सकती है, यह स्वास्थ्य सेवा में हो सकती है, यह विनिर्माण में हो सकती है। यह सबसे ऊपर की परत अंततः वह जगह है जहां आर्थिक लाभ होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि इस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को इसके नीचे की सभी परतों की आवश्यकता होती है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और आप लोग अभी इसे देख रहे हैं। मानव इतिहास में सबसे बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ $100 अरब लगा चुके हैं। बस हम इसमें कुछ $100 अरब लगा चुके हैं। लैरी और मुझे, हमें साथ में कई प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलता है। $1 ट्रिलियन के बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है, और यह समझदारी भरा है। यह समझदारी भरा है क्योंकि इन सभी संदर्भों को प्रोसेस करना होगा ताकि मॉडल वह इंटेलिजेंस जनरेट कर सके जो अंत में सबसे ऊपर बैठने वाली एप्लीकेशन को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक है। और इसलिए जब आप वापस जाते हैं और जब आप इसके बारे में परत दर परत तर्क करते हैं और आप यह महसूस करते हैं कि ऊर्जा क्षेत्र अब असाधारण विकास देख रहा है। चिप क्षेत्र TSMC ने अभी घोषणा की है कि वे 20 नई चिप प्लांट बनाने जा रहे हैं। फॉक्सकॉन हमारे साथ और विस्ट्रॉन और क्वांटा के साथ मिलकर
30 नए कंप्यूटर प्लांट बना रहा है जो फिर इन एआई फैक्ट्रियों में जाते हैं। तो हमारे पास चिप फैक्ट्रियां, कंप्यूटर फैक्ट्रियां और एआई फैक्ट्रियां सभी दुनिया भर में बन रही हैं। और मेमोरी ती बिल्कुल उन चिप फैब्स माइक्रॉन ने अमेरिका में $200 अरब का निवेश शुरू किया है। SKHEX अविश्वसनीय प्रदर्शन कर रहा है। सैमसंग अविश्वसनीय प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी चिप परत आज अविश्वसनीय रूप से बढ़ रही है। और अब निश्चित रूप से हम मॉडल परत पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन यह वास्तव में रोमांचक है कि उनके ऊपर की परत वास्तव में शानदार प्रदर्शन कर रही है। और अब एक संकेतक यह है कि वीसी फंडिंग कहाँ जा रही है। पिछले साल 2025 वीसी फंडिंग के इतिहास के सबसे बड़े वर्षों में से एक था। और पिछले साल अधिकांश फंडिंग उन कंपनियों में गई जिन्हें एआई नेटिव कंपनियां कहा जाता है। ये स्वास्थ्य सेवा, रोबोटिक्स कंपनी, इनकमिंग विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं में कंपनियां हैं। दुनिया के सभी बड़े उद्योग आप देख रहे हैं कि उन एआई नेटिव कंपनियों में भारी निवेश हो रहा है, क्योंकि पहली बार मॉडल इतने अच्छे हैं कि उन पर निर्माण किया जा सके। तो चलिए थोड़ा और गहराई से जाते हैं। जाहिर है हर कोई, मुझे यकीन है, अपना खुद का चैटबॉट इस्तेमाल करता है और जानकारी प्राप्त करता है। लेकिन आप एआई का फैलाव मुख्य होने जा रहा है, इस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भौतिक दुनिया में इसके फैलाव से संबंधित थोड़ा और उल्टे विचारों पर जाते हैं। आपने स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण दिया है, लेकिन आप परिवहन या विज्ञान जैसे क्षेत्रों में परिवर्तनकारी अवसर कहाँ देखते हैं? खैर, पिछले साल मैं कहूँगा कि एआई प्रौद्योगिकी परत, मॉडल परत में 3 प्रमुख बातें हुई। पहली यह है कि मॉडल स्वयं जिज्ञासु और दिलचस्प होने लगे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक भ्रम पैदा किया। और पिछले साल हम सभी यह मान सकते हैं कि ये मॉडल बेहतर आधारित हैं। वे शोध कर सकते हैं। वे उन परिस्थितियों के बारे में तर्क कर सकते हैं जिन पर शायद उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया था। इसे चरण दर चरण तर्क चरणों में तोड़ दें और एक योजना के साथ आएं और आपके सवाल का जवाब दें। आपका शोध करें या कार्य करें। तो पिछले साल हमने भाषा मॉडल के विकास को एआई सिस्टम बनते देखा, जिन्हें हम एजेंटिक सिस्टम कहते हैं। एजेंटिक एआई दूसरी प्रमुख सफलता ओपन मॉडल की सफलता है। कई साल पहले, क्या यह 1 साल पहले था, डीप सीक निकला और डीप सीक बहुत से लोगों के लिए काफी चिंता का विषय था। स्पष्ट रूप से डीप सीक दुनिया के अधिकांश उद्योगों, अधिकांश कंपनियों के लिए एक बड़ी घटना थी, क्योंकि यह दुनिया का पहला ओपन रीजनिंग मॉडल है। तब से पूरी झुंड ओपन रीजनिंग मॉडल उभरे हैं और ओपन मॉडल ने कंपनियों और उद्योगों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों, आप जानते हैं, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप को इन ओपन मॉडल का उपयोग करने में सक्षम बनाया है, कुछ शुरू करने और कुछ ऐसा बनाने के लिए जो उनकी ज़रूरतों के लिए डोमेन विशिष्ट या विशेष हो। तीसरा क्षेत्र जिसने पिछले साल भारी प्रगति की, वह था फिजिकल इंटेलिजेंस या फिजिकल एआई की अवधारणा। एआई जो न सिर्फ भाषा समझता है बल्कि एआई समझता है। आप जानते हैं, अगर आप चाहें तो प्रकृति, और यह एआई हो सकता है जो यहाँ भौतिक दुनिया को समझता है। एआई जो प्रोटीन, रसायन, प्राकृतिक एंड फिजिक्स जैसे फ्लूइड डायनामिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स को समझते हैं। एआई जो अब इन सभी अलग अलग संरचनाओं और अलग भाषाओं को सीख रहे हैं। अगर आप चाहें तो प्रोटीन अनिवार्य रूप से एक भाषा है, और इसलिए ये सभी एआई अब इतनी भारी प्रगति कर रही हैं कि ये औद्योगिक कंपनियां, चाहे वह आप जानते हैं विनिर्माण हो या दवा खोज, वास्तव में बड़ी प्रगति कर रही हैं। और एक बड़े संकेतकों में से एक हमारी लिली के साथ साझेदारी है कि उन्हें अब एहसास हुआ है कि एआई ने प्रोटीन की संरचना और रसायनों की संरचना को समझने में इतनी असाधारण प्रगति की है। अनिवार्य रूप से बातचीत करने और प्रोटीन से बात करने में सक्षम होंगे, जैसे हम ChatGPT से बात करते हैं। हम कुछ वास्तव में बड़ी सफलताएं देखने जा रहे हैं। इसलिए ये सभी सफलताएं मानव तत्व के बारे में चिंताएं बढ़ाती हैं। आप और मैंने इस पर कई बातचीत की है, लेकिन हमें पूरे दर्शकों को बताने की जरूरत है कि एक बड़ी चिंता है कि एआई नौकरियों को विस्थापित करने वाला है। और आप इसके विपरीत तर्क दे रहे हैं। जाहिर है, एआई का निर्माण, जैसा कि आपने इतिहास में सबसे बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में बात की है, जो होने वाला है। ऊर्जा नौकरियां पैदा कर रही है, उद्योग नौकरियां पैदा कर रहे हैं,
बुनियादी ढांचे की परतें नौकरियां पैदा कर रही हैं। भूमि, शक्ति और खोल नौकरियां, मेरा मतलब है, ठीक है, यह अविश्वसनीय है। तो चलिए उस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। तो आप वास्तव में मानते हैं कि हम श्रम की कमी का सामना करने जा रहे हैं और इसलिए आप कैसे देखते हैं कि एआई और रोबोटिक्स काम की प्रकृति को बदलने वाले हैं, न कि समाप्त करने वाले? इसे सोचने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले, यह मानव इतिहास में सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा निर्माण है। इससे बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी और यह अद्भुत है कि नौकरियां ट्री क्राफ्ट से संबंधित हैं। और हमारे पास प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन और निर्माण और स्टील वर्कर और नेटवर्क तकनीशियन और लोग जो उपकरण स्थापित करते हैं और फिट करते हैं होंगी। और इन सभी नौकरियों में हम अमेरिका में काफी महत्वपूर्ण उछाल देख रहे हैं। इस क्षेत्र में वेतन लगभग दोगुना हो गया है और इसलिए हम 6 अंकों के वेतन की बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो चिप फैक्ट्रियां या कंप्यूटर फैक्ट्रियां या एआई फैक्ट्रियां बना रहे हैं। और हमारे पास उसमें एक बड़ी कमी है। और मैं वास्तव में खुश हूं कि इतने सारे देशों में इतने सारे लोग वास्तव में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को पहचान रहे हैं। आप जानते हैं, हर किसी को एक बेहतरीन जीवन जीने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में पीएचडी होने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए मैं इसे देखकर खुश हूं। दूसरी बात यह महसूस करना है और इसलिए हम कार्यों के स्वचालन और ऐसी चीजों के बारे में और नौकरियों के लिए क्या निहितार्थ है, इस पर सिद्धांत देते हैं। आप जानते हैं, मैं कुछ उदाहरण दूंगा। ये वास्तविक दुनिया के उदाहरण हैं कि वास्तव में क्या हुआ है। 10 साल पहले, याद रखें, उन पहले पेशों में से एक जिसके बारे में सभी ने सोचा था कि वह समाप्त हो जाएगा, वह रेडियोलॉजी था। और इसका कारण यह था कि पहला एआई जो सुपर ह्यूमन क्षमता वाला बना वह कंप्यूटर विजन था। और कंप्यूटर विजन के सबसे बड़े एप्लीकेशन में से एक रेडियोलॉजिस्ट द्वारा स्कैन का अध्ययन करना है। खैर, 10 साल बाद यह सच है कि एआई ने अब पूरी तरह से रेडियोलॉजी के हर पहलू में प्रवेश कर लिया है और फैल गया है। और यह सच है कि रेडियोलॉजिस्ट स्कैन का अध्ययन करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। अब इसका प्रभाव 100% है और प्रभाव पूरी तरह से वास्तविक है। हालांकि आश्चर्य की बात नहीं है, मैं कहता हूं आश्चर्य की बात नहीं है अगर आप पहले सिद्धांतों से तर्क करते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि रेडियोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ गई है। क्या यह विश्वास की कमी के कारण है या इसलिए कि एआई के परिणामों के साथ मानवीय संपर्क बेहतर परिणाम है? बिल्कुल, इसका कारण यह है क्योंकि एक रेडियोलॉजिस्ट का काम बीमारी का निदान करना, रोगियों की मदद करना है, बीमारी का निदान करना, यही उनके काम का उद्देश्य है। काम के कार्य में स्कैन का अध्ययन करना शामिल है। तथ्य यह है कि वे अब असीम रूप से तेजी से स्कैन का अध्ययन करने में सक्षम हैं। उन्हें रोगियों के साथ अधिक समय बिताने, उनकी बीमारी का निदान करने, रोगियों के साथ बातचीत करने, अन्य चिकित्सकों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। खैर, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तव में इसके परिणाम स्वरूप अस्पताल में देखे जाने वाले रोगियों की संख्या बढ़ गई है क्योंकि आप जानते हैं, बहुत से लोग अपने स्कैन करवाने के लिए लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं। और इसलिए अब क्योंकि रोगियों की संख्या बढ़ गई है, अस्पताल की आय बढ़ गई है, वे अधिक रेडियोलॉजिस्ट किराए पर लेते हैं। यही बात नर्सों के साथ हो रही है। हम अमेरिका में 5 मिलियन नर्सों की कमी में हैं। परिणाम स्वरूप चार्टिंग और रोगी यात्राओं के ट्रांसक्रिप्शन के लिए एआई का उपयोग करने से नर्सें अपना आधा समय चार्टिंग, दस्तावेजीकरण में बिताती हैं और अब वे एआई प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकती हैं। एक विशेष कंपनी में ब्रिज में वे हमारे साथी हैं, अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप नर्सें रोगियों से मिलने में अधिक समय बिता सकती हैं। मानवीय स्पर्श, यह सही है। और क्योंकि अब आप अधिक रोगियों को देख सकते हैं और हम अब नर्सों की संख्या से कम बोतल नहीं हैं, अधिक रोगी परिणाम स्वरूप अस्पताल में जल्दी आ सकते हैं। अस्पताल बेहतर करते हैं, वे अधिक नर्सों को किराए पर लेते हैं। और इसलिए आश्चर्य की बात है, एआई उनकी नहीं बढ़ा रहा है। आश्चर्य की बात नहीं है, एआई उनकी उत्पादकता बढ़ा रहा है। परिणाम स्वरूप अस्पताल बेहतर कर रहे हैं, वे अधिक लोगों को किराए पर लेना चाहते हैं। आपके पास बहुत से लोग हैं जो अस्पतालों में आने के लिए बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं और इसलिए ये 2 सही उदाहरण हैं। अब यह सोचने का सबसे आसान तरीका है कि एआई का किसी विशेष नौकरी पर क्या प्रभाव है। यह समझना है कि नौकरी का उद्देश्य क्या है और नौकरी का कार्य क्या है। मेरा अगर
आप हम दोनों पर एक कैमरा लगा दें और बस हमें देखें। आप शायद सोचेंगे कि हम दोनों टाइपिस्ट हैं क्योंकि मैं अपना सारा समय टाइपिंग में बिताता हूं, और इसलिए अगर एआई इतने सारे शब्द भविष्यवाणी को स्वचालित कर सकता है और हमें टाइप करने में मदद कर सकता है तो हम नौकरी से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है कि यह हमारा उद्देश्य नहीं है। और इसलिए सवाल यह है कि रेडियोलॉजिस्ट और नर्सों के मामले में आपके काम का उद्देश्य क्या है? लोगों की देखभाल करना है, और उस उद्देश्य को बढ़ाया और अधिक उत्पादक बनाया गया है क्योंकि कार्य को स्वचालित कर दिया गया है। और इसलिए जहां तक आप प्रत्येक व्यक्ति के उद्देश्य बनाम कार्य के बारे में तर्क कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यह एक मददगार ढांचा है। चलिए इसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं से आगे ले जाते हैं। मुझे समझने में मदद करें कि एआई दुनिया को कैसे व्यापक बनाता है और दुनिया की मदद करता है। मैंने एक पिछले सप्ताहांत में एक एंथ्रोपिक लेख पढ़ा जिसमें मूल रूप से कहा गया था कि एआई का उपयोग हाल ही में शिक्षित समाज द्वारा बहुत प्रभावी है, और वे यहाँ तक देख रहे हैं प्रत्येक समाज के शिक्षित घटक का भारी रूप से अधिक उपयोग किया जा रहा है, और वे स्पष्ट रूप से अपने स्वयं के मॉडल कोड के खिलाफ इसका उपयोग कर रहे हैं। तो यह हो सकता है कि इसकी अपनी पूर्वाग्रह हो सकते हैं। तो हम कैसे सुनिश्चित करें कि एआई एक परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी है जैसे वाईफाई और 5G उभरती दुनिया के लिए थे, और जब आप उसे काटते हैं तो उभरती दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? और नौकरी, हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे व्यापक बनाएं? और आप जानते हैं पूरी नौकरी की स्थिति पर वापस आना, रोबोटिक्स और एआई के साथ वहां कुछ प्रतिस्थापन होने जा रहा है, और अमेरिका में पहले से ही प्रतिस्थापन हो रहा है। हम अधिक प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन बना सकते हैं, लेकिन हमें शायद वित्तीय संस्थानों में कम विश्लेषकों की आवश्यकता है, वकीलों को कम विश्लेषक की आवश्यकता है, आप जानते हैं, क्योंकि वे डेटा को तेजी से जमा करने में सक्षम हैं। तो चलिए एक सेकंड के लिए उभरती दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विकासशील दुनिया में आप इसे कैसे खिलते हुए देखते हैं? खैर, सबसे पहले एआई बुनियादी ढांचा है, और दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आपको अपने बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में एआई की आवश्यकता है, क्योंकि हर देश की अपनी बिजली होती है, आपके पास आपकी सड़कें होती हैं, आपके पास एआई होना चाहिए और आपके बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में आप निश्चित रूप से आप हमेशा एआई आयात कर सकते हैं। लेकिन एआई इन दिनों प्रशिक्षण के लिए इतना अविश्वसनीय रूप से कठिन नहीं है, और क्योंकि इतने सारे ओपन मॉडल हैं, ये ओपन मॉडल आपके स्थानीय विशेषज्ञता के साथ आपको मॉडल बनाने में सक्षम होना चाहिए जो आपके अपने देश के लिए मददगार हैं। और इसलिए मैं वास्तव में मानता हूं कि हर देश को एआई बुनियादी ढांचा बनाने, अपना एआई बनाने, अपने मौलिक प्राकृतिक संसाधन का लाभ उठाने जो आपकी भाषा और संस्कृति है, अपना एआई विकसित करने, इसे परिष्कृत करना जारी रखने और अपने राष्ट्रीय बुद्धि को अपने पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनाने में शामिल होना चाहिए। और इसलिए मैं सोचता हूं कि यह नंबर 1 है। और नंबर 2, याद रखें एआई का उपयोग करना सुपर आसान है। यह इतिहास में उपयोग करने के लिए सबसे आसान सॉफ्टवेयर है, और इसीलिए यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे तेजी से अपनाया जाने वाला है। मेरा मतलब है कि केवल 2-3 साल में यह लगभग 1 अरब लोगों तक पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले क्लाउड अविश्वसनीय है। उन्होंने एंथ्रोपिक ने क्लाउड को विकसित करने में भारी छलांग लगाई है। हम इसका उपयोग अपनी पूरी कंपनी में करते हैं। क्लाउड की कोडिंग क्षमता, इसकी तर्क क्षमता, यह आप जानते हैं, इसकी क्षमता वास्तव में अविश्वसनीय है, और कोई भी जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है वास्तव में शामिल होना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरी ओर चैट जीपीटी शायद इतिहास में सबसे सफल उपभोक्ता एआई है, और इसकी उपयोग में आसानी और इसकी पहुंच, मुझे लगता है कि हर किसी को शामिल होना चाहिए, और चाहे यह एक विकासशील देश में कोई हो या आप जानते हैं कोई छात्र। यह बहुत स्पष्ट है कि एआई का उपयोग करना सीखना आवश्यक है। एआई को कैसे निर्देशित करें, एआई को कैसे प्रॉम्प्ट करें, एआई को कैसे प्रबंधित करें, एआई को कैसे गार्ड रेल करें, एआई का मूल्यांकन करें। ये कौशल लोगों का नेतृत्व करने, लोगों का प्रबंधन करने, उन चीज़ों से अलग नहीं हैं जो आप और मैं हर समय करते हैं। तो भविष्य में जैविक, आप जानते हैं, कार्बन आधारित एआई के बजाय भविष्य में हमारे पास डिजिटल संस्करण भी होंगे एआईएस के, सिलिकॉन संस्करण एआईएस के, और हमें उन्हें प्रबंधित करना होगा।
वे हमारी डिजिटल कार्यबल का सिर्फ एक हिस्सा हैं, अगर आप चाहें। और इसलिए मैं वकालत करूंगा कि विकासशील देशों के लिए अपना बुनियादी ढांचा बनाएं, एआई में शामिल हूं और पहचाने कि एआई तकनीकी विभाजन को बंद करने की संभावना है ना? क्योंकि इसका उपयोग करना इतना आसान है और इतना प्रचुर और इतना सुलभ है। और इसलिए आप जानते हैं, मैं वास्तव में एआई की क्षमता के बारे में काफ़ी आशावादी हूं उन देशों को उठाने के लिए जो हैं जो उभर रहे हैं, और कई लोगों के लिए जिनके पास कंप्यूटर साइंस डिग्री नहीं है। आप सभी अब प्रोग्रामर हो सकते हैं, आप जानते हैं। और इसलिए अतीत में हमें एक कंप्यूटर को प्रोग्राम करना सीखना पड़ता था। अब आप कंप्यूटर को यह कहकर प्रोग्राम करते हैं कि मैं आपको कैसे प्रोग्राम करूं, आप जानते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि एआई का उपयोग कैसे करें, बस एआई के पास जाएं और कहें मुझे नहीं पता कि एआई का उपयोग कैसे करें, मैं एआई का उपयोग कैसे करूं, और यह आपको समझाएगा। और आप जानते हैं, आप कहते हैं मुझे अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखना पसंद है, मैं वो कैसे करूं? और यह कहता है कि यह आपसे पूछेगा कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहेंगे, और फिर आपको कोड लिख देंगे। और इसलिए इसका उपयोग करना इतना आसान है, और यह निश्चित रूप से अविश्वसनीय, आप जानते हैं, एआई की शक्ति है जो रोमांचक है। दो त्वरित सवाल, फिर हमारा समय खत्म हो जाएगा। हम यहाँ यूरोप में बैठे हैं। जब हम कई कंपनियों के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने कई अमेरिकी कंपनियों और एशियाई कंपनियों का उल्लेख किया। हमें बताएं कि कैसे एआई और यूरोप की सफलता और यूरोप का भविष्य प्रतिच्छेद कर सकते हैं, और क्या, और आप कैसे देखते हैं कि एनवीडिया यूरोप में यहाँ वह भूमिका कैसे निभाता है। खैर, मुझे लाभ मिलता है, एनवीडिया को दुनिया की हर एआई कंपनी के साथ काम करने का लाभ मिलता है। और क्योंकि हम बुनियादी ढांचे की परत में कम हैं, और हम एआई को पूरी तरह से शक्ति प्रदान करते हैं, और हम उन एआई को शक्ति प्रदान करते हैं जो भाषाएं हैं, आप जानते हैं, उनकी जीव विज्ञान, उनकी भौतिकी, उनकी दुनिया के मॉडल और विनिर्माण और रोबोटिक्स से संबंधित हैं। और जो बात वास्तव में यूरोप के लिए काफ़ी रोमांचक है, वह यह याद रखें कि आपका औद्योगिक आधार इतना मजबूत है। यूरोप में औद्योगिक विनिर्माण आधार अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। यह आपका अवसर है कि अब सॉफ्टवेयर के युग को छोड़ दें। अमेरिका ने वास्तव में सॉफ्टवेयर के युग का नेतृत्व किया। एआई वह सॉफ्टवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप एआई नहीं लिखते, आप एआई को सिखाते हैं। और इसलिए अभी जल्दी शामिल हो जाएं ताकि आप अब अपनी औद्योगिक क्षमता, अपनी विनिर्माण क्षमता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकें, और यह आपको भौतिक एआई या रोबोटिक्स की दुनिया में ले आए। आप जानते हैं, रोबोटिक्स यूरोपीय देशों के लिए एक पीढ़ी में एक बार का अवसर है, और चाहे यह आप जानते हैं, अच्छा, मेरे द्वारा यहाँ दौरा किए जाने वाले सभी देशों में औद्योगिक आधार वास्तव में मजबूत है। दूसरी बात यह महसूस करना है कि गहन विज्ञान का इतना हिस्सा अभी भी यूरोप में यहाँ बहुत मजबूत है, कहना। और गहन विज्ञान को अब अपनी खोज को तेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने का लाभ मिला है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह काफ़ी निश्चित है कि आपको अपनी ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के बारे में गंभीर होना होगा, ताकि आप बुनियादी ढांचे की परत में निवेश कर सके, ताकि आपके पास यूरोप में यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र हो सके। तो क्या मैं सुन रहा हूँ कि हम एआई बुलबुले से बहुत दूर हैं? सवाल यह है कि क्या हम पर्याप्त निवेश कर रहे हैं? चलिए इसे पलटते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बुलबुले के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मैं आपसे क्या सुन रहा हूँ। आप जानते हैं कि क्या हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को व्यापक बनाने के लिए जो करने की आवश्यकता है, उसके लिए पर्याप्त निवेश कर रहे हैं? और इसलिए एआई बुलबुले पर एक अच्छा परीक्षण यह पहचानना है कि एनवीडिया के पास अब क्लाउड में लाखों एनवीडिया जीपीयू हैं। हम हर क्लाउड में हैं। आप जानते हैं, हम हर जगह उपयोग किए जाते हैं। और अगर आप इन दिनों एनवीडिया जीपीयू किराए पर लेने की कोशिश करते हैं, तो यह इतना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। और जीपीयू किराए की स्पॉट कीमत बढ़ रही है। न सिर्फ नवीनतम जनरेशन, बल्कि 2 जनरेशन पुराने जीपीयू किराए की स्पॉट कीमत बढ़ रही है। और इसका कारण यह है कि क्योंकि बनाई जा रही एआई कंपनियों की संख्या, अपने R&D बजट को स्थानांतरित करने वाली कंपनियों की संख्या। लिली एक बेहतरीन उदाहरण है। 3 साल पहले उनके अधिकांश R&D बजट, उनके सभी R&D बजट, यह शायद विट लैब्स था।
ध्यान देके उन्होंने बड़े एआई लैब में बड़े एआई सुपर कंप्यूटर में निवेश किया है। तेजी से वह R&D बजट एआई की ओर स्थानांतरित होने जा रहा है और इसलिए एआई बुलबुला है, आता है क्योंकि निवेश बड़े हैं और निवेश बड़े हैं क्योंकि हमें इसके ऊपर एआई की सभी परतों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाना है। और इसलिए मुझे लगता है कि अवसर वास्तव में काफ़ी असाधारण है और सभी को शामिल होना चाहिए। सभी को शामिल होना चाहिए। हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हम सभी मानते हैं कि हमें अधिक भूमि, शक्ति और खोल की आवश्यकता है। हमें अधिक व्यापार पैमाने के श्रमिकों की आवश्यकता है और वास्तव में कार्यबल की वह आबादी यूरोप में यहाँ बहुत मजबूत है। कई मायनों में अमेरिका ने उसे खो दिया पिछले, आप जानते हैं, 20-30 साल में। लेकिन यह यूरोप में यहाँ अभी भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। यह एक असाधारण अवसर है जिसका आपको लाभ उठाना होगा और इसलिए आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि जहां लैरी और मैं काम करते हैं, हम निवेश के अवसरों को देखते हैं और निवेश पैमाना बढ़ रहा है। स्टार्टअप की संख्या, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि LA 2025 VC इतिहास में सबसे बड़ा निवेश वर्ष, दुनिया भर में $100 अरब से अधिक। इसका अधिकांश हिस्सा एआई नेटिव्स था और इसलिए ये एआई कंपनियां मूल रूप से ऊपर की एप्लीकेशन परत का निर्माण कर रही हैं और उन्हें बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। उन्हें हमारे निवेश की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं, और इस भविष्य का निर्माण करें। और मैं वास्तव में मानता हूं कि यह दुनिया भर के पेंशन फंडों के लिए एक बेहतरीन निवेश होने जा रहा है कि उस एआई दुनिया के साथ बढ़ें। और यह मेरे कई राजनीतिक नेताओं के लिए संदेशों में से एक है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि औसत पेंशन भोगी, औसत बचत करने वाला उस विकास का हिस्सा हो। अगर वे सिर्फ बाहर से इसे देख रहे हैं, आप जानते हैं, वे छूटे हुए महसूस करने वाले हैं। और हम बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहते हैं, है ना? बुनियादी ढांचे में एक बेहतरीन निवेश का अवसर है। यह मानव इतिहास में सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा निर्माण है। शामिल हो। हमारा समय खत्म हो गया है। उम्मीद है कि दर्शकों में मौजूद हर कोई और वेब स्ट्रीमिंग पर हर कोई जेनसन वुंग की शक्ति को एक नेता के रूप में देख रहा है, न सिर्फ प्रौद्योगिकी और एआई में एक नेता, बल्कि व्यवसाय में भी एक नेता और दिल और आत्मा में भी एक नेता, जो आज वास्तव में महत्वपूर्ण है, दिल और आत्मा से वह नेतृत्व होना। तो सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।